अ, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। कि जो महासागरीय जल है उसमें किस प्रकार की गति होती हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, फिर धाराएं क्या हैं, धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सागरीय जल में जो गति होती हैं वो कौन कौन सी, या फिर ये कहो कि धाराएं क्या है। कि जो सागरीय जल है वो स्थिर नहीं रहता। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है, उसमें लगातार गति होती है। और ये जो गति होती है जब क्षितिज दिशा में और एक निश्चित क्षितिज रूप में एक निश्चित दिशा में जब महासागरीय जल प्रवाह करता है या गति करता है या आगे बढ़ता है, उसे धारा कहते हैं। और इन धाराओं का जो वेग है या गति है वो पर किलोमीटर 2 से लेकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती रहती है। जो सागरीय धाराएं हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं, या 3 प्रकार की हम उन्हें कह सकते हैं। पहला है प्रवाह, दूसरा है धारा और तीसरा है विशाल धारा। प्रवाह जब सागरीय जल पवन की गति से प्रभावित होकर मंद गति से आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। कि इसमें जो गति है वो धीरे बहुत मंद होती है और इसकी सीमा पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होती। ठीक है, थोड़ी इधर उधर डामाडोल हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है धारा, कि जब सागरीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अंतर ये है कि वो जो जल है वो मंद गति से आगे बढ़ रहा था और ये यहाँ पर जो जल है वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उसे हम धारा कहते हैं। इस गति के प्रवाह की तुलना में हम देखेंगे कि जैसे अग्लुहास की धारा, बेगुला की धारा आदि इसके अंदर शामिल की जाती है। और तीसरी है विशाल धारा, कि जब सागरीय जल तीव्र गति से एक निश्चित दिशा के अंतर्गत नदी के समान प्रवाहित होता है, कि एक विशाल रूप में आगे बढ़ता है, तो सागरीय जल की धारा को विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है। कि जो तीनों प्रकार के जो वेग हैं, तीनों प्रकार की जो धाराएं, उनमें सबसे जो तेज गति है वो विशाल धारा की होती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा को हम विशाल धारा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सागरीय धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार के कारक हम कह सकते हैं। कि एक तो है पहला पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े हुए कारक, है ना। दूसरा बाह्य सागरीय कारक और तीसरा है सागर से संबंधित कारक है। तो और अगर हम इसके अंदर चौथा शामिल करें तो हम करेंगे कि धाराओं की दिशा को संशोधित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े हुए कारक। कि पृथ्वी की आकृति और घूर्णन का प्रभाव जो जलधारा है, समुद्री धारा है, उसको प्रभावित करते हैं। कि विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो बहुत कम तथा अपकेंद्रीय बल जो है वो ज़्यादा होता है। जबकि इसके विपरीत हम देखेंगे कि जो ध्रुव है उन पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है और अपकेंद्रीय बल कम पाया जाता है। इसी कारण जो विषुवत रेखीय धारा का सागरीय जलधारा की ओर प्रभावित होती है। कि जो जल है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है या उधर गति करता है। पृथ्वी और आगे हम देखेंगे कि जो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्ण रूप से घूम रही है। परंतु हम देखेंगे जो पृथ्वी है वो ठोस है और जो सागरीय जल है वो तरल है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो जो तरल सागरीय जल है उस पूर्ण रूप से उसका साथ नहीं दे पाता। इसी कारण उसका कुछ जल है या कुछ भाग जल का हिस्सा पीछे छूट जाता है, जिससे जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है ना,
इससे अब प्रतिविश्वती रेखीय धारा है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें को कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण उसके घूर्णन के कारण कोरिलेसिस बल है या विक्षेपित बल है, उसके द्वारा जो सागरीय धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे जो पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति है या प्राकृतिक दशाएं हैं वो धाराओं की उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अब दूसरा है यहाँ पर ब्राह्य सागरीय कारक। ब्राह्य सागरीय कारक के अंतर्गत कि जो सागर से बाहर है लेकिन वो समुद्री जल है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी धाराओं को उत्पत्ति में वो सहायक हैं। इस प्रकार के जो कारक है उसमें जैसे वायुदाब, प्रचलित पवने, वाष्पीकरण, नदियों एवं वर्षाओं का जल का समुद्र में मिलना, इस प्रकार के जो 4-5 कारक है उसको ब्राह्य सागरीय कारक में शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें वायुदाब कि जो वायुमंडल का जो दाब है वो सागरीय जल को प्रभावित करता है। वायुदाब जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ से जल का जो आयतन है उसमें कमी के कारण सागरीय जल है वो उसकी जो सतह है वो तली है वो नीचे चली जाती है, जिसके कारण उच्च जल तली वाला क्षेत्र यानी कम वायुदाब वाला क्षेत्र है वहाँ से जो जल है वो गति करके अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलता है, जैसे समुद्री जल है उसमें बैलेंस बना रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रचलित पावनी कि जो विश्व की अधिकांश जो जल धारा है उनको प्रभावित करने के लिए जो पवने हैं वो महत्वपूर्ण हैं और उस पवनों के अनुसार ही उसकी दिशा का अनुसरण करते हुए जो धाराओं की उत्पत्ति होती है। वायु के घर्षण के प्रभाव से समुद्र का जो जल है वो जल धाराओं के रूप में प्रभावित हो जाता है। जो सनातनी पवन है उनको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं उन्हीं की वजह के द्वारा जो धाराओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। अधिक वाष्पीकरण के कारण जल की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही जल में जो लवणता और घनत्व है उसमें वृद्धि भी हो जाती है। इन सबका जो सम्मिलित प्रभाव है वो धाराओं की उत्पत्ति पर पड़ता है, क्योंकि अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों का जल का जो तल है वो नीचे चला जाता है। फलस्वरूप वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों कम वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों से अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों के और जो समुद्री जल है वो चलने लगता है और उससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है वर्षा। हम मतलब इसमें हमें एक और पॉइंट शामिल किए थे कि वर्षा और नदियों का जल में वृद्धि, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ समुद्री जल की सतह है वो ऊंची हो जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो समुद्री जल की सतह वो नीचे चली जाती है। अतः ऊंची सतह वाले क्षेत्र से नीची सतह की ओर समुद्री जलधाराएं चलने लगती हैं। इस कारण ही जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां से धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलते हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र है उनमें वर्ष भर वर्षा होती है ना। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनमें तो कोई हल्की फुल्की कुछ बर्फबारी के रूप में होती है और इस प्रकार इन धाराओं की उत्पत्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होती है। नेक्स्ट तीसरा हम इसमें सागरीय संबंधी कारक को शामिल किए हैं, जिसमें तापमान की भिन्नता, लवणता और बर्फ का पिघलना इन सबको शामिल किए हैं। तो तापमान की भिन्नता में हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी का पर सूर्य ताप का वितरण है वो सब जगह समान नहीं है। विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश 12 माह सीधा पड़ता है, इस कारण वहाँ तापमान अधिक रहता है, जबकि ध्रुवों पर बहुत कम मात्रा में तापमान मिलता है। तो इस कारण अधिक तापमान के कारण जो जल का तापमान है वो ऊंचा हो जाता है, फलस्वरूप जल का घनत्व है वो भी कम हो जाता है और विषुवत रेखा जल
जलधारा के रूप में गतिशील करता है, क्योंकि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर जल चलता है, जिससे वहाँ तापमान का बैलेंस बना रहे। इसीलिए विषुवत रेखा के जल की आपूर्ति को ध्रुवण की ओर से करता है। लवण की भिन्नता भी जो समुद्री जलधारा है उनकी उत्पत्ति में सहायक है, क्योंकि लवणता अधिक हो जाने पर जल का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है और वो जल है वो भारी हो जाता है तथा उसका जो तल है वो नीचे बैठने लगता है। इसका स्थान लेने के लिए आसपास से जो कम लवणता वाला क्षेत्र है ना, जहाँ जिन क्षेत्रों का मतलब में लवणता की कम है, वहाँ का जो पानी है वो हल्का होगा और उसका घनत्व भी कम होगा, तो धाराएं वहाँ से जो जल है वो चल के अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की ओर चल के समुद्र क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगता है। इससे भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हिम का पिघलना, कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें हिम के पिघलने के कारण जो समुद्री जल तल है वो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण जल धारा का प्रवाह निम्न अक्षांशों की ओर होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है धाराओं की उत्पत्ति के लिए धाराओं की दिशा को संशोधित करने वाले कारक। उसमें है तट रेखा की आकृति, तलीय आकृति और ऋतु परिवर्तन का प्रभाव। इन पॉइंट को हमने शामिल किया है। तो तट की आकृति, तट रेखा द्वारा समुद्री जलधाराओं की दिशा को संशोधित करने का सर्वोत्तम उदाहरण सेंट रॉक अंतरीप है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा इससे टकरा कर दो भागों में विभाजित होती है ना। एक भाग उत्तर की ओर ब्राजील के तट के सहारे बहता है, उसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं, जबकि दूसरा जो धारा है वो दक्षिणी तट की ओर पूर्वी ब्राजील तट के सहारे चलता है, इसे ब्राजील की धारा के नाम से जाना जाता है ना। कि तट से टकराने के ऊपर जैसे धारा का विभाजन होता है, जिस तट के सहारे चलती है, जिस दिशा में चलती है, उस दिशा के अनुसार, उस तट रेखा के आकृति के अनुसार उस धारा का नाम पड़ जाता है। तलीय आकृति, अटलांटिक महासागर का उत्तरी विषुवतीय जलधारा जैसे मध्य अटलांटिक के निकट पहुंचती है, इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रभावित होने के बाद कटक को पार करती है और इसकी दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। कि जैसे वहाँ की तली की आकृति है, उस तली की आकृति के अनुसार जो धारा की दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है, और उसमें अटलांटिक जो महासागर की जो विषुवतीय धारा है उसका उदाहरण स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो समुद्री धाराओं का प्रभाव थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाता है, जब दक्षिण की होता है तो थोड़ा दक्षिण की ओर खिसक जाता है। मानसूनी पवनों की दिशा में भी परिवर्तन के कारण हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। कि जैसा तापमान जब बढ़ेगा तो वहाँ की धाराएं हैं, यह तापमान बढ़ता है या घटता है, जिस हिसाब से उसकी धाराओं की जो दिशा है या उनकी स्थिति है उसमें हल्का फुल्का परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धाराओं की उत्पत्ति है उनके लिए ये चारों कारक हैं, और इन चारों कारकों के जो सब कारक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।